प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण के बारे में। तो इस टॉपिक को बहुत ध्यानपूर्वक देखना। बहुत बार इसमें आरबीएससी बोर्ड में 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखो ध्यान से, हमको एक अभिक्रिया दे रखी आर, रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट पी बना रहा है, यानी कि आर तो हमारा क्रिया कारक है और ये बना रहा है उत्पाद पी बना रहा है। अब इस अभिक्रिया के लिए हम अगर वेग नियम लिखें तो वेग है वो किसके समानुपाती हो जाएगा? आर मतलब क्रिया कारक, ये बड़ा ब्रैकेट क्या दर्शाते इसकी सांद्रता को, और इसकी पावर कितनी आ गई? एन। यानी कि जो हमारा वेग है वो क्रिया कारक आर है, इसकी सांद्रता, और इस पर कोई घातांक लाकर व्यक्त करते थे, वो हमने क्या लगा दिया? एन। इसके समानुपाती होगा वेग। अब वेग है, वेग, इसकी अवकलित वेग समीकरण क्या थी? देखो वेग कैसे निकालते हम? सांद्रता में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। इसी प्रकार से निकाला जाता है वेग। तो माइनस मतलब हम क्रिया कारक के संदर्भ में अभिक्रिया वेग देख रहे हैं, और क्रिया कारक के संदर्भ में जब भी हम अभिक्रिया वेग की बात करते हैं तो हमेशा ऋणात्मक का चिन्ह आता है, इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया माइनस डी आर अपॉन में डी टी। डी आर मतलब क्रिया कारक के सांद्रता में परिवर्तन, डी टी मतलब समय में परिवर्तन। ये मैं आपको पहले बता चुका। देखो आर मतलब क्रिया कारक, ये बड़ा ब्रैकेट मतलब सांद्रता, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? क्रिया कारक की सांद्रता। उसके बाद में ये जो डी दर्शाता है ये सूक्ष्म परिवर्तन दर्शाता है, तो क्रिया कारक की सांद्रता में परिवर्तन, और माइनस का चिन्ह इसलिए लगाते हैं क्योंकि समय के साथ क्रिया कारक की सांद्रता क्या होती है? घटती है। बटे क्या देगा? टी मतलब समय और डी मतलब परिवर्तन। तो इस पूरे को हम क्या पढ़ेंगे? क्रिया कारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन, और इसे हम क्या बोलते हैं? वेग। तो वेग की अवकलित वेग समीकरण में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, तो माइनस डी आर अपॉन में डी टी। अब समानुपाती को हटाया है तो कुछ ना कुछ स्थिरांक लगाना पड़ेगा, तो यहां पर मैंने स्थिरांक लगा दिया के। उसके बाद में आर के पावर आ गया एन ऐसा कैसा। उसके बाद देखो ये पद ऐसा कैसा उतार दिया मैंने, बराबर आ गया के ऐसा कैसा आ गया। अब देखो एन है, एन बराबर मैंने कितना रख दिया? 0, क्योंकि मैं किसकी बात कर रहा हूं? शून्य कोटि की अभिक्रिया। एन क्या होती है? अभिक्रिया की कोटि। और हम कौन सी कोटि की अभिक्रिया की बात कर रहे हैं? शून्य कोटि की अभिक्रिया, उसी के लिए तो हम समाकलित वेग समीकरण देख रहे हैं। तो हमको एन बराबर कितना रखना है? यहां पर 0। तो जहां एन था केवल वहां पर मैंने कितना रख दिया? यहां 0 कर दिया। यहां तक क्लियर? बिल्कुल एक एक स्टेप को समझते चलना आप बिल्कुल। तो मैंने इसको पहले इसलिए लिख दिया ताकि मैं आपको एक एक स्टेप को बहुत आराम से समझा सकूं। दूसरा देखो ध्यान से, उसके बाद में ये पद ऐसा कैसा आ गया हमारा? बराबर के ऐसा कैसा आ गया? अब देखो आर क्रिया कारक है, इसकी सांद्रता की पावर कितनी है? 0। आर मतलब क्रिया कारक, बड़ा ब्रैकेट मतलब इसकी सांद्रता, इसकी पावर कितनी है? 0। किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो इसका मतलब कितना होता है? 1 होता है। तो इसके स्थान पर मैंने कितना रख दिया? 1 रख दिया। जब हम इसके स्थान पर 1 रखेंगे तो के का गुणा अगर हम 1 से करेंगे तो के आ जाएगा, तो ये बाकी ऐसा कैसा पद आ जाएगा हमारा। उसके बाद में अब मैंने क्या किया, ये जो dt था इसको मैं इधर की तरफ लेकर के गया। देखो ध्यान से किस प्रकार से हमको दे रखा है बराबर के दे रखा है माइनस डी आर अपॉन में डी टी बराबर किसके? के। तो मैंने क्या किया, मैं डी टी को इधर लेकर गया, तो इधर भाग में इधर किस में आ जाएगा? गुणा में, तो डी टी इधर आ गया। उसके बाद मैंने दोनों तरफ -1 से गुणा कर दिया, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और यहां जाएगा माइनस। तो बिल्कुल सिंपल काम किया मैंने। dt को मैं इधर ले गया, इधर गुणा में आ जाएगा, इधर बटे में था।
उसके बाद दोनों तरफ मैंने किससे गुणा कर दिया, -1 से, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गई, यहां आ जाएगा माइनस। तो ये समीकरण आ गई। dr बराबर क्या आ गया, -k dt। ये हमारे आगे समीकरण 1। अब समीकरण 1 का समाकलन करने पर, तो जो हमारी ये समीकरण 1 आई है, dr बराबर -k dt, इसका हमको समाकलन करना है। तो बायो वाले जो बच्चे होते हैं जिनके पास में बायोलॉजी सब्जेक्ट है, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है इसमें। वैसे तो फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी बिल्कुल सिंपल है। अपने को कोई मैथ वाले समाकलन नहीं पढ़ने, बिल्कुल सिंपल सी चीजें वो याद रखनी बस केवल इसमें। अब देखो, ये डी होता है अवकलन, इसका हम क्या करना है, समाकलन। तो मैंने समाकलन का चिन्ह लगा दिया। तो डी अवकलन, ये समाकलन, दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक दूसरे के विपरीत होते हैं दोनों। तो बचेगा यहां पर क्या, आर। या सिंपल याद रखना, डी आर है, इसका समाकलन क्या होता है, आर होता है, बराबर के स्थिरांक है। के क्या है, स्थिरांक। ये ऐसा कैसा आएगा, तो -k ऐसा कैसा आ गया। अब देखो dt है, तो d क्या है, अवकलन। हमको इसका क्या करना है, समाकलन। तो ये समाकलन और ये अवकलन दोनों कैंसिल, तो बचा क्या, t। या क्या याद रखोगे, dt है, इसका समाकलन क्या होता है, t होता है। और एक स्थिरांक और लगता है, तो समाकलन स्थिरांक यहां पर क्या आ गया, प्लस में c। तो c हमारा क्या है, समाकलन स्थिरांक। तो देखो dr होता है, इसका समाकलन आ गया r, -k ऐसा कैसा, क्योंकि k एक स्थिरांक है। dt का समाकलन आ गया t, और प्लस में समाकलन स्थिरांक क्या ले लिया मैंने, c। तो ये हमारे आगे समीकरण 2। उसके बाद में अब हमको क्या करना है, ये जो हमारा समाकलन स्थिरांक c आया है, समाकलन स्थिरांक जो c है, इसका हमको मान ज्ञात करना है। तो आप खुद से ही सोचो, समाकलन स्थिरांक c है, उसका मान कब ज्ञात हो सकता है। तो समाकलन स्थिरांक c है, उसका मान तब ज्ञात हो सकता है जब ये पूरा पद हमारा खत्म हो जाए, तो यहां पर केवल c बचेगा। और ये पूरा पद है, कब खत्म हो सकता है, जब हम यहां पर समय कितना रख दें, 0। तो k का गुणा 0 से करेंगे तो ये पूरा पद हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर क्या बचेगा, c। तो c की वैल्यू आ जाएगी हमारी। तो कहने का मतलब इतना है केवल कि हमको समाकलन स्थिरांक c का मान ज्ञात करने के लिए समय को 0 करना पड़ेगा। तो देखो ध्यान से, ये हमारे समीकरण 2 थी। तो समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, जब समय t बराबर 0 होता है, जब समय कितना होता है, t बराबर 0 होता है, तो r बराबर किसके हो जाता है, r0 हो जाता है। तो ये जो हमारी समीकरण 2 आई थी, देखो ये वाली समीकरण सेम मैंने इधर लिख दी। इस समीकरण में हमको t बराबर 0 कर दिया। तो देखो मैंने t बराबर 0 कर दिया, तो -k, और t की वैल्यू कितनी रख दी, 0, प्लस में c। अब खुद से सोचो, जब समय 0 होता है, जब समय 0 होता है, तो क्या अभिक्रिया शुरू हुई होती है। मान लीजिए हमको एक अभिक्रिया दे रखी है r, ये बना रहा है प्रोडक्ट p। इसमें जब समय बराबर 0 होगा, समय कितना है, 0 है, तो इसका मतलब क्या होता है कि प्रोडक्ट तो कुछ बना ही नहीं है। तो प्रोडक्ट कितना है, 0 है, प्रोडक्ट बना ही नहीं क्योंकि अभिक्रिया शुरू ही नहीं हुई है। और जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है तो क्रिया कारक है, उसकी जो मात्रा है या उसकी सांद्रता है वो अधिकतम है। तो जब भी आप समय 0 लोगे तो क्रिया कारक की जो सांद्रता है उसको आप मानोगे R0। क्या मानोगे, R0। और R0 को हम क्या बोलते हैं, क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता। तो R0 को हम क्या बोलेंगे, क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता। कब, जब समय 0 है। मतलब जब समय 0 है तो क्रिया कारक है, उसकी प्रारंभिक सांद्रता ही तो आएगी जिससे हम अभिक्रिया शुरू कर रहे हैं। तो जब भी किसी समीकरण में आप समय 0 करोगे
तो वहां पर आपको क्रिया कारक है ये आर, इसकी सांद्रता को आर नोट करना पड़ेगा। इस बात का हमको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो जब मैंने समय 0 कर दिया तो क्रिया कारक की जो सांद्रता थी वो कितनी बन गई, आर नोट। तो देखो आर नोट बराबर माइनस के इंटू, अब टी की वैल्यू कितनी रख दी, 0 प्लस में सी। जब इसकी वैल्यू हम 0 रख देंगे तो ये पूरा पद हमारा खत्म हो जाएगा, तो यहां हमारा केवल क्या बचेगा, सी। तो सी किसके बराबर आ जाएगा, आर नोट के। तो देखो ये समीकरण 2 थी, तो समीकरण 2 है, उसमें हमने आर के स्थान पर क्या कर दिया, आर नोट कर दिया। माइनस के ऐसा कैसा आ गया, टी की जगह पर रख दिया 0 प्लस में सी, तो ये कैंसिल हो गया पद, तो बचा यहां पर क्या, सी। तो सी किसके बराबर हो गया, आर नोट के। तो ये हमारी समीकरण आ गई 3। उसके बाद में अब हमको क्या करना है, समीकरण 2 में सी का मान समीकरण 3 से रखने पर, तो ये हमारी समीकरण 2 थी, इसमें केवल हम सी का मान रख देंगे, किससे, समीकरण 3 से। तो जहां सी है वहां पर क्या रख देंगे, आर नोट। तो यहां सी था, इसके स्थान पर क्या आ गया, आर नोट। बाकी बिल्कुल सेम आ जाएगी समीकरण। ये हमारी आगे समीकरण 4। और जो हमारी समीकरण 4 है वो आगे ग्राफ बनाने में बहुत ज्यादा काम में आएगी, इसलिए इसको मैं स्टार लगाता हूं और अंडरलाइन कर देता हूं। तो ये हमारी समीकरण 4 आ गई। तो आर बराबर क्या है समीकरण, माइनस के टी प्लस में आर नोट। अब मैंने क्या किया, के टी को उधर ले आए हम, इधर आकर प्लस का हो गया, तो के टी बराबर क्या आ गया, आर नोट। ये इधर जाएगा माइनस हो गया, आर नोट माइनस में आर हो गया। उसके बाद में अब वेग स्थिरांक के बराबर क्या आ जाएगा, टी को बटे में चला जाएगा, तो टी बटे में आ गया। तो के बराबर क्या आ गया, आर नोट माइनस में आर अपॉन में टी। तो जो हमारी समीकरण 5 है, इससे हम वेग स्थिरांक के है इसकी गणना कर सकते हैं। ध्यान रखना, वेग स्थिरांक के की गणना कर सकते हैं। इससे पहले हमने जो पिछले वीडियो थे उसमें मैंने आपको वेग स्थिरांक के है उसकी इकाई या मात्रक निकालना बताया था, ध्यान रखना, ध्यान सुनना। पहले हमने मात्रक निकाला था, अब वेग स्थिरांक के की हम गणना करेंगे। तो समीकरण 5 है, इससे हम शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के है उसकी गणना कर सकते हैं। इस चीज का हमको ध्यान रखना है। तो के ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, आर नोट होना चाहिए, मतलब क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता होनी चाहिए। ये आर मतलब क्रिया कारक की अंतिम सांद्रता, और समय होना चाहिए। तो हम किसी गणना कर सकते हैं, वेग स्थिरांक के की गणना कर सकते हैं। उसके बाद में अब शून्य कोटि की अभिक्रिया है, इसके लिए हम अगर ग्राफ बनाना चाहें तो देखो ग्राफ किस प्रकार से बनाएंगे। तो हमारी समीकरण 4 क्या थी, आर क्रिया कारक की सांद्रता बराबर किसके, माइनस के टी प्लस में आर नोट। देखो ये एक सरल लाइन की इक्वेशन है, मैथ में हमने पढ़ी है। y बराबर होता है mx प्लस में c, y बराबर क्या होता है mx प्लस में c। तो एक सरल लाइन की इक्वेशन है। देखो हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, बहुत ध्यानपूर्वक देखना आप इसको। तो ग्राफ बनाने के लिए हमको, ये तो हमारा हो गया y एक्सिस और ये हमारा हो गया x एक्सिस। तो हमको करना क्या है, सबसे पहले तो ये सोचना है ग्राफ किस किस के मध्य बनेगा। तो हमको y अक्ष है, y अक्ष, इस पर तो क्या रखना है, क्रिया कारक की सांद्रता रखनी है। और जो हमारा x अक्ष है उस पर समय क्या रखना है, t। तो देखो ध्यान से, तो जो हमारा x अक्ष था इस पर तो मैंने क्या रख दिया, समय रख दिया t। तो इधर हमारा समय बढ़ रहा है, यहां तक क्लियर बिल्कुल। और जो y अक्ष है उस पर क्या रख दी, क्रिया कारक की सांद्रता रख दी मैंने। तो y अक्ष पर हमने क्या रख दी, क्रिया कारक की सांद्रता। ऊपर की तरफ क्या बढ़ रही है, क्रिया कारक की सांद्रता।
तो यहां हमने ले ली सांद्रता। उसके बाद में अब y अक्ष है, इस पर एक बिंदु C है जिस पर क्रियाकारक की सांद्रता कितनी है, R नोट। और R नोट मैंने आपको बताया था क्या होती है, क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता या वह सांद्रता जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है। तो जब अभिक्रिया शुरू नहीं होगी तो क्रियाकारक की सांद्रता तो अधिकतम होगी, क्योंकि समय के साथ साथ धीरे धीरे क्रियाकारक घटता है और उत्पाद बढ़ता है। इसलिए जब भी R नोट की बात होगी तो वो क्रियाकारक की अधिकतम सांद्रता होगी। तो y अक्ष है, इस पर एक बिंदु C है जिस पर क्रियाकारक की सांद्रता कितनी है, R नोट। तो मान लो ये हमारा बिंदु C हो गया, यहां पर क्रियाकारक की सांद्रता कितनी है, R नोट। उसके बाद देखो, अब इसका जो स्लोप है m क्या होता है, स्लोप या ढाल होती है, तो वो कितना है, -k। तो यहां जब भी माइनस आएगा इसका मतलब हो रहा है कि घट रहा है, इस क्या हो रहा है, घटते क्रम में आ रहा है। प्लस मतलब बढ़ते क्रम में आएगा। तो मतलब इस प्रकार से लाइन आएगी। तो ये हमारी होगी ढाल, तो ये कितनी होगी, -k होगी। तो इस प्रकार से हम जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है उसके लिए हम ग्राफ बना सकते हैं। तो कई बार पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ऐसे आपको एक ग्राफ बना करके दे देगा और ये पूछ लेगी ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया है। तो आपको ग्राफ से पता होना चाहिए कि x एक्सिस पर समय t आएगा, x एक्सिस पर समय t आ गया, y एक्सिस पर क्रियाकारक की सांद्रता आएगी तो सांद्रता आ गई, y अक्ष पर एक बिंदु C है जहां पर क्रियाकारक की अधिकतम सांद्रता कितनी है, R नोट है। और जो हमारा स्लोप है वो -k, माइनस का मतलब घटते क्रम, ऐसे लगातार घट रहा है। तो इस प्रकार से हम जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है उसके लिए हम ग्राफ बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण या वेग स्थिरांक k है, इसको हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं और किस प्रकार से इसका ग्राफ बनाते हैं वो समझ में आया होगा। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हम बात करते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण के बारे में। तो प्यारे बच्चों, मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया था कि हमको शून्य कोटि की अभिक्रिया के जो उदाहरण वो रटने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसी कोई भी सैद्धांतिक विधि नहीं है जिसका उपयोग करके हम ये बता सके कि ये हमारी कौन सी कोटि की अभिक्रिया है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी अभिक्रिया को देख करके हम उसकी कोटि नहीं बता सकते, हम उसकी कोटि केवल लैबोरेटरी में प्रयोग करके तब निकाल सकते हैं। लेकिन कई बार पेपर में हमसे पूछ लेता है कि ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, तो ये हमको याद ही रखना पड़ेगा। तो कुछ अभिक्रियाएं जो अपने कोर्स में दे रखी है उन्हीं में से पूछा जाएगा, उससे बाहर कुछ आएगा नहीं। तो जैसे पहली अभिक्रिया हमको दे रखी अमोनिया है, इसकी अभिक्रिया हमने प्लेटिनम धातु की उपस्थिति में 1130 केल्विन टेम्परेचर पर की। तो ये जो अमोनिया है इसने टूट करके N2 गैस और H2 गैस दी। नेक्स्ट जो अभिक्रिया उसमें ये अभिक्रिया बिल्कुल सेम आएगी, केवल यहां पर ये जो धातु है जिसकी उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है वो हमारी क्या आ जाएगी, W मतलब टंगस्टन धातु की उपस्थिति में अभिक्रिया आ जाएगी। बाकी अभिक्रिया बिल्कुल सेम होगी जो हमने पहली अभिक्रिया की है, और ये हमको याद ही रखनी पड़ेगी, इसका और कोई तरीका नहीं है। थर्ड अभिक्रिया हमको दे रखी है PS3 है, इसका नाम होता है फोस्फीन। क्या नाम होता है, फोस्फीन होता है। एक फोस्जीन होती है COCl2, ये तो क्या होती है, फोस्जीन, ये होती है फोस्फीन, फोस्फीन। तो फोस्जीन है, इसकी
तो ये फास्फोरस और H2 गैस के अंदर टूट जाती है। ऐसे ही H2 प्लस में Cl2 है, इन दोनों की जब हम अभिक्रिया करवाते हैं तो ये बनाते हैं 2HCl। तो सामान्यतः जो अभिक्रियाएं सनलाइट में होती है वो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है, लेकिन हमको ये जो 4 समीकरण हमारे कोर्स में दे रखी है ये चारों याद रखनी है। तो ये हमारी होगी शून्य कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण। उसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक और बन जाता है इस पर, शून्य कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु निकालते हैं। अर्धायु क्या होती है? किसी अभिक्रिया है उसके आधा संपन्न होने में लगा समय, किसी अभिक्रिया के आधे संपन्न होने में लगा समय, उस अभिक्रिया की अर्धायु कहलाती है। तो कोई अभिक्रिया आधी है, वो कितने समय में संपन्न हो रही है, वो जो समय होता है वो उस अभिक्रिया क्या कहलाता है? अर्धायु कहलाता है। और अर्धायु पर क्या होता है? जितना हमने क्रियाकारक लिया था उसकी आधी मात्रा ही शेष बचती है, क्योंकि आधी मात्रा किसमें चेंज हो जाती है? उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है। तो अर्धायु में हमको क्या करना है? जो हमारी शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक K की गणना का सूत्र ये आया था, अभी हमने थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में देखा था। K बराबर क्या आया था हमारा? R0 माइनस में R अपॉन में T, ये आया था हमारे पास में। अब हमको क्या करना है? T निकालना है मान लो, तो T हम इधर ले आए तो K बटे में आ जाएगा। तो T बराबर क्या आ जाएगा? R0 माइनस में R अपॉन में K। तो K इधर आ गया, T इधर ले गया। लेकिन हमको निकालनी क्या है? अर्धायु। तो अर्धायु निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? समय को आधा करना पड़ेगा। मतलब जहां ये जो समीकरण है इसको मैंने समीकरण 1 नाम दे दिया मान लो। तो समीकरण 1 है, इसमें जो समय T है इसको T हाफ करना पड़ेगा, मतलब आधा करना पड़ेगा समय को। तो T के स्थान पर हमको क्या रखना पड़ेगा? जब भी अर्धायु निकालेंगे T हाफ रखना पड़ेगा। तो जब समय आधा हो जाएगा, सुनना मेरी बात ध्यान से, जब समय आधा हो गया तो क्रियाकारक है उसकी जो सांद्रता है वो प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो गई। मतलब जो सांद्रता हमने प्रारंभ में ली थी उसकी आधी तो बची, आधी उत्पाद में परिवर्तित हो गई। तो ये R0 क्या है? हमारी क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता, माइनस क्या दे रखा है? R। तो जो R है, ध्यान रखना इस चीज को, जो R है इसके स्थान पर हमको क्या करना है? हाफ R0 रखना है। मतलब क्रियाकारक की जो सांद्रता है वो कितनी आ जाएगी? आधी सांद्रता आ जाएगी। किसकी? प्रारंभिक सांद्रता की। तो जो हमारा सांद्रता में परिवर्तन है ये R, यहां जो सांद्रता आएगी हमारी वो कितनी आ जाएगी? R0 अपॉन में 2 आ जाएगी। इस सांद्रता कैसे कैसे रखना है? R0 कम को। अब R0 है, इसमें से कितना घट गया? तो इसका आधा घट गया, क्योंकि जब समय हमने आधा कर दिया तो क्रियाकारक की सांद्रता भी कितनी रह गई? आधी हो गई। तो R0 माइनस में R0 अपॉन में 2 कर दिया, तो R0 में जब 2 का भाग लगाएंगे तो आधा R0 ही होगा। अब हमने क्या किया? ये जो हमारी समीकरण 1 थी इसमें T के जगह पर तो T हाफ रख दिया, और जहां हमारा R था उसके स्थान पर रख दिया मैंने R0 अपॉन में 2 रख दिया, और K हमारा ऐसा कैसा आ जाएगा? तो T हाफ बराबर, अब पूरे R0 में से आधा R0 गया तो आधा R0 तो बचा, तो R0 में 2 का भाग लग गया, मतलब आधा R0 है, और K ऐसा कैसा आ गया? तो T हाफ बराबर हमारा क्या आ गया? R0 अपॉन में 2K। और ध्यान दो R0 क्या है? क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता। R0 क्या है? क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता। तो इससे हमारा एक निष्कर्ष और निकलता है, देखो नोट डाल में लिख रखा है, अतः शून्य कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु क्रियाकारकों की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होती है। अर्धायु किसके समानुपाती? ऊपर वाले के समानुपाती होती है, नीचे वाले के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो किसके समानुपाती होती है? R0। R0 क्या है?
क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता। तो पेपर में कई बार ऐसे क्वेश्चन दे देता है हमको, शून्य कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है, सॉरी ये दे देता है प्रश्न की किस अभिक्रिया की अर्धायु है वो क्रिया कारकों की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होती है। तो हम क्या लिखनी है, शून्य कोटि की अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया। या ये दे दिया हमको क्वेश्चन, एक अभिक्रिया है उसमें उसकी जो अर्धायु है वो उसकी के क्रियाकारक है उसके प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती है, तो इस अभिक्रिया की कोटि बताइए। तो क्या आ जाएगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो एक बार आप इसको दोबारा देख लो, के है, इसको मैं नीचे ले गया तो टी इधर आ गया हमारा, तो टी बराबर आ गया आर नोट माइनस में आर अपॉन में के। टी की जगह पर रख दिया मैंने टी हाफ, क्योंकि अर्धायु निकाल लिया हमको, और जो आर है इसके स्थान में रख दिया मैंने आर नोट अपॉन में 2 रख दिया, यानी कि क्रियाकारक की जो आधी सांद्रता है वो रख दी मैंने प्रारंभिक सांद्रता की। तो जो पूरा आर नोट है ये समीकरण 1 में, इसमें से आधा आर नोट मैंने घटा दिया, तो आर नोट अपॉन में 2 मतलब आधा आर नोट बचा, के ऐसा कैसा आ गया। तो टी बराबर आ गया आर नोट अपॉन में 2 के। ये समीकरण हमारी 2 है, इसको मैं स्टार लगाता हूं क्योंकि आगे न्यूमेरिकल में काम में आएगी। ये जो समीकरण 1 है ये भी हमारी न्यूमेरिकल में काम में आएगी, ये समीकरण भी न्यूमेरिकल के अंदर काम में आएगी। तो इस प्रकार से हम शून्य कोटि की अभिक्रिया उसके लिए समाकलित वेग समीकरण और अर्धायु है इसकी गणनाएं बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद। एक बार इसका स्क्रीनशॉट और ले लो आप।